ETC World, a desire to connect the world. ETC वर्ल्ड के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम शुरू करेंगे रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लासेस से। रिकैप हम बार बार क्यों करते हैं? अगर हम पीछे वाला अध्याय का रिकैप नहीं लेते हैं तो आगे वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको परेशानी हो सकती है। हम चाह रहे हैं कि आपका जो भी क्लास हो वो परफेक्ट हो, पूर्ण हो। तो हम पिछले क्लास में परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है इत्यादि लगा रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पर हम कुछ वाक्य दिए हैं। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हमने क्या किया था? सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए थे। तो इसके आधार पर इसको हम बनाते हैं ताकि आपको याद आ जाए। वह एक पत्र लिख चुका था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ही हैज रिटन अ लेटर। अब इसी के आधार पर इसका पेसिव बनाएंगे। पेसिव में हम लोग स्ट्रक्चर क्या देखें? सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है, और जब हम यहाँ पर शुरू में रखेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के आधार पर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और बिल लगाएंगे। वर्ब 3 बाय प्लस इजन का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पत्र लिखी जा चुकी है। लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। सेम यही वाक्य है और इसी वाक्य को हमने इसमें पैसिव में कन्वर्ट किया। तो आगे देखते हैं। वो अपने मित्र से एक पत्र लिखवा चुका है। यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है, वह अपने मित्र से एक पत्र लिखवा चुका है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस गॉट, ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस एजेंट। तो ही हैज गॉट अ लेटर रिटन बाय, अपने मित्र से, बाय हिज फ्रेंड। अब सेम इसी का रिपीटेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? जहां पर हैव हैज हम लगाते थे वहां पर हैड लगेगा। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट बाद हैड बीन लगेगा। और पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको हैव हैज गॉट रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट V3 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। वह एक पत्र लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर। उसके द्वारा एक पत्र लिखी जा चुकी थी। तो यहां पर हम किसको पहले लाएंगे? एक पत्र को। तो एक पत्र का क्या अनुवाद होगा? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ये आपको बनाना है। उसी प्रकार से जब पॉजिटिव बनाएंगे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे। ही हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, ये आपका तीनों स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां से देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का रिवीजन। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? शैल विल हैव के बाद हमको V3 रखना है और ऑब्जेक्ट रखना है। उसी तरह से पैसिव में ऑब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 बाय प्लस एजेंट। और पॉजिटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव। हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें हैज का प्रयोग नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना है? हमको हैव के बाद गॉट रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस एजेंट। चलिए यहां पर शुरू करता है इसको। वह एक पद लिख चुकेगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर। उसके द्वारा एक पत्र लिखी जा चुकेगी। अ लेटर विल हैव लगा करके बीन जोड़ देना आपको। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, उसी तरह से वो अपने मित्र से एक पत्र लिखवा चुकेगा। ही विल हैव
गॉट अ लेटर रिटन बाय हिज फ्रेंड, ये आपको ऐसे बनाना है। तो यहां पर आपने तीनों फॉर्म को देखा, एक बार हम यहां से फिर से आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वह एक पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन अ लेटर, उसके द्वारा एक पत्र लिखी जा चुकी है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, वो अपने मित्र से एक पत्र लिखवा चुका है, ही हैज गॉट अ लेटर रिटन बाय हिज फ्रेंड। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में आएंगे, वह एक पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर, उसके द्वारा एक पत्र लिखी जा चुकी थी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, वो अपने मित्र से एक पत्र लिखवा चुका था, ही हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय हिज फ्रेंड। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, वह एक पत्र लिख चुकेगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, उसके द्वारा एक पत्र लिखी जा चुकेगी यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर हम इसको पुल्लिंग लेके चले हैं, तो यहां पर हम इसको यहां पर हम बदल देते हैं, ठीक है। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, वह अपने मित्र से एक पत्र लिखवा चुकेगा, ही विल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय हिज फ्रेंड। तो ये आपका यहां से रिवीजन था, तीनों फॉर्म आपने देखा और इसी के आधार पर आपका आज परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका रिकैप भी कर लिए हैं। तो यहां से हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी तीनों टेंसेस हैं, तीनों टेंसेस के चार चार भेद हैं, उनमें से परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको हम पूर्ण अपूर्ण बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टेंसेस फॉर्म में है। तो यहां पर हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है और हम लोग कैसे तीनों काल में परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेशन के रूप में हम क्या यहां पर देखते हैं कि दिस टेंस shows the action that has started very earlier and continues even in the present time is called the present perfect continuous tense। वैसी क्रिया जो बहुत पहले ही शुरू हुई थी। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा काम होते हैं जो पहले से शुरू करते हैं और वर्तमान समय में वो जारी रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं हिंदी वाले से, वैसी क्रिया जो बहुत पहले ही शुरू हुआ हो और उनकी समाप्ति नहीं हुई हो, अर्थात वर्तमान समय में भी जारी हो, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि क्रिया जो है, एक्शन जो है, पास्ट से ही शुरू हुआ है। अगर हम बोलेंगे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने की जो क्रिया थी वो 2 घंटे पहले चालू हुई थी, ठीक है ना, लेकिन वो क्रिया अभी भी जारी है। मैं 2 सालों से इस गांव में रह रहा हूं, तो 2 साल जो बीता, जिस दिन से रहना प्रारंभ किया तो उस दिन से अभी तक रह रहा हूं, लेकिन कार्य शुरू कब हुआ था, बहुत पहले, ठीक है ना। तो वैसी क्रिया जो बहुत पहले शुरू होकर के वर्तमान समय में भी जारी है, तो क्या कहलाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके लिए आपको यहां पर पहचान दिए हुए हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोग टेंस जो पढ़ रहे हैं 3 पैटर्न में पढ़ रहे हैं, एक्टिव, पैसिव एंड पॉजिटिव। तो नॉर्मल वाक्य जो है आपका एक्टिव का है, एक्टिव में कर्ता की प्रधानता होती है, पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पॉजिटिव में क्रिया में वाज जुटा रहता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो एक्टिव फॉर्म में क्या पहचान है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं इत्यादि। अब यहां पर दिया गया है कि जैसे कि मैं पढ़ता रहा हूं, वह खेलते रही है, वह सोचते रही है, वे लोग इस गांव में रहते रहे हैं, मैं फुटबॉल खेलता रहा हूं, इस तरह का वाक्य इसमें आएगा, ठीक है। आगे है वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहेगा। तो इसमें एक टर्म जुड़ा हुआ है जो टैग के रूप में आपका क्या आता है, टाइम फैक्टर। आगे हम देखेंगे टाइम फैक्टर, वैसे छोटा रूप से इसको समझ सकते हैं कि जब से के बाद टाइम लग जाए, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 बजे से, 2019 से, ठीक है ना, इस तरह का जो टर्म है वो टाइम फैक्टर के रूप में आएगा यहां पर। तो आगे है वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि लगा रहेगा, इसमें भी टाइम फैक्टर रहेगा। क्योंकि ऊपर वाला जो रहा है, रही पढ़ते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, जैसे टाइम फैक्टर लगेगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से वह पढ़ती है, वह 2 घंटे से पढ़ती है, ठीक है ना, या इस तरह का हम लगा रहे हैं
कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी जैसे ही टाइम फैक्टर लगाएंगे उसका टेंस फॉर्म चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऐसे अनुवाद को बनाएंगे कैसे। जैसा कि हम टेंस फॉर्म में जानते हैं कि सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट को खोजते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट को खोजेंगे। सब्जेक्ट के आधार पर हैज हैव का प्रयोग करेंगे, अर्थात हैज या हैव, ऐसा नहीं कि दोनों लगाना है, हैज या हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से सीखते आए हैं। उसके बाद यहां पर नया चीज क्या आ रहा है, बीन का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग परफेक्ट में पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल किए थे। हैज हैव प्लस बीन, ठीक है, और क्रिया का चौथा रूप, अर्थात रीड का चौथा रूप रीडिंग, राइट का चौथा रूप राइटिंग, प्ले का चौथा रूप प्लेइंग, ठीक है ना, थिंक का चौथा रूप थिंकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और टाइम फैक्टर जैसे जोड़ेंगे उसमें से का जो अनुवाद होता है 2 घंटे से 4 दिनों से 7 बजे से 8 बजे से, जो से का अनुवाद है वहां पर हम किसका प्रयोग लेंगे, प्रीपोजिशन आता है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। फिर यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगा कि सिंस कहां लगाएंगे, फॉर कहां लगाएंगे, उसको भी आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। और अगर छोटे रूप में देखा जाए तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थात जहां पर निश्चितता का बोध हो, ठीक है, और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो। जैसे हम निश्चितता का बोध में 7 बजे से फिक्स्ड है, 7 घंटे से फिक्स नहीं है, 7 घंटा कहां से शुरू हुआ था, है ना, 2019 से फिक्स्ड है, 2 सालों से फिक्स नहीं है, मार्च से फिक्स है ना, महीनों से फिक्स नहीं है। तो जहां पर फिक्स्ड हो गया, अगर हम सामान्य तरीका से समझना चाहें तो इस 2 शब्द से भी हम समझ सकते हैं कि जहां पर फिक्सेशन हो गया, जहां पर फिक्स्ड हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो सिंस का प्रयोग, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आ रहा है, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। पैसिव में क्या रहेगा, पहचान वही रहेगा और सभी पहचान में या ये ही जुटा रह जाएगा। वैसे बनाने के व्यू से परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म का जो पार्ट है नहीं आता है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं या बोलते हैं अपने पंक्तियों को सुसज्जित करके पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हैं तो आपको किसी भी टेंस का पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म की सबसे बड़ी प्रधानता है कि ऑब्जेक्ट को खोजिए। पहले ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। हैज हैव बीन तक सेम है, जैसे सब्जेक्ट रखे यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहां पर एडिशनल एक पार्ट इसमें बढ़ रही है, बीइंग का प्रयोग करेंगे और क्रिया का जहां पर चौथा रूप लगाते थे वहां पर तीसरा फॉर्म आ जाएगा। पैसिव फॉर्म में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ऑब्जेक्ट को रखना ही रखना है और क्रिया का हमेशा तीसरा ही फॉर्म लगेगा, जो मुख्य क्रिया है। यहां पर मुख्य क्रिया के पहले बीइंग का प्रयोग कर रहे हैं और बीइंग के पहले हैज हैव का प्रयोग कर रहे हैं और हैज हैव के पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यहां पर इसकी और प्रधानता क्या है, अगर एजेंट इसमें है के द्वारा, ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग जैसे हम ऊपर में समझाए उसी तरह से करते आएंगे। उसी तरह से कॉजेटिव क्रिया में वा का प्रयोग हो गया, ठीक है ना, वा का प्रयोग हो जाएगा, पढ़वाना, ठीक है ना, और इस तरह से आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, लिखवाना, कटवाना, ठीक है ना, बुलवाना। तो उसमें अगर टाइम फैक्टर लगा हुआ है तो उसके पैटर्न को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, बीन के बाद गेटिंग। ऑब्जेक्ट की क्या प्रधानता हम लोग देखे हैं कि सब में गेट का प्रयोग रहेगा। प्रेजेंट में गेट या गेट्स इस्तेमाल किए थे, फिर उसको पास्ट में गॉट लगाए, फिर शैल विल के बाद गेट का प्रयोग किए, इज आर एम गेटिंग किए, वाज वेयर गेटिंग किए, शैल विल बी गेटिंग किए, हैव हैज के बाद गॉट लगाए, हैड के बाद गॉट लगाए। तो उस तरह से यहां पर हम जहां तक परफेक्ट कंटीन्यूअस का बात है और खास करके प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर हम क्या करते हैं, हैज हैव बीन के बाद गेटिंग का प्रयोग करेंगे और इसकी प्रधानता है गेटिंग के तुरंत बाद या गेट के बाद या गेट्स के बाद या गॉट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और भीतरी आएगा। ये फिक्स्ड है। इसका जो फिक्स्ड है उसको दिमाग में हटाइए। हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या इस तरह से पढ़ते हैं उसमें 100% साइंटिफिक तरीका अपनाया गया है। और साइंटिफिक क्या करता है, आपको क्विक करता है। साइंटिफिक क्या करता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है,
अगर हम किसी डेफिनेशन को सब्जेक्टिव वे से पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहता है, उसमें चेंजिंग होने की संभावना होती है। और स्ट्रक्चर में क्या है, फिक्स्ड है। ऊपर में जैसे हम फार्मूला लगा, जैसे अलजेब्रा का फार्मूला हम लगाते हैं, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहां पर फिक्स्ड है कि a का जो मान होगा उस पर बैठाएंगे, उस पर स्क्वायर डालेंगे, b का जो मान होगा b को लिखेंगे, उस पर स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस लगा हुआ है, फिर 2 इंटू a का जो मान है उसको a का मान जो वैल्यू रहेगा उस पर वहां पर पुट करेंगे, फिर इंटू b का जो मान है उसको वहां पर प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, बी स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो उस चीज को हम यहां पर दर्शाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, कहीं से भी आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं हुआ कि जैसे जैसे खाली सिर्फ रख देंगे। उसी तरह स्ट्रक्चर आपके लाइफ में प्ले करता है, खास करके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश सेंटेंस क्रिएशन में। जब आप अंग्रेजी सोचते हैं तो ध्यान रखें कि टेंस एक रीढ़ है। अगर हम इस तरह से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको कभी भी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परंपरागत तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह से पढ़ते आए हैं और उसके बाद पेसिव को क्या करता है, एक ग्रामेटिकल फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट करने सीखता है, यूज नहीं कर पाता है। अगर यूज नहीं कर पाता है तो फिर सेंटेंस का क्या मतलब है। जितने भी सेंटेंसेस हैं उसका दो ही काम है, या तो आपको उसको लिखना है, बोलना है। ग्रामेटिकल आपके स्ट्रक्चर पार्ट को मजबूत करने के लिए बना है, न कि सिर्फ बनाने के लिए। आपका परीक्षा में आ गया कि चलो चेंज करो, चेंज इनटू पेसिव फॉर्म, आई राइट ए लेटर, तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव लिए अ लेटर इज रिटन बाय मी कर दिए, तो बनने तक बहुत छात्र बना लेता है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको बना लेता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये लिखने के लिए और बोलने के लिए बना है। इसलिए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर हम पॉजिटिव में, जैसे हमको याद रहे गेट के बाद लगना ही है, गेट का फॉर्म बदलेगा तो कौन फॉर्म में आएगा, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, यही रहेगा ना पैटर्न। तो इसको दिमाग में रखने में क्या आपत्ति है, ठीक है ना। ये इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण अगर हम बढ़िया से पढ़ते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है वर्ड्स कलेक्ट करने में, फ्रेजेस कलेक्ट करने में, प्रीपोजिशंस का जो यूसेज है उसको कलेक्ट करने में, सेंटेंस अरेंजमेंट में, थॉट क्रिएशन में, ठीक है ना। आप ग्रामर को 9 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट पे चले जाइए, अंग्रेजी आपकी मजबूत हो जाएगी। फिर बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग बोलने का प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, हमारा वैसा पार्टनर नहीं होता है जिनके साथ हम कंटिन्यू बोल सकें। सब कुछ जानता है, टेंस जान रहा है, सेंटेंस जान रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता है। क्या होता है, क्यों होता है ना। और इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करके। अगर हमारे पास एनवायरनमेंट है, 2 फ्रेंड हैं और दोनों कोशिश करते हैं धीरे 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 कि चलो तुम भी अंग्रेजी में बात करना, हम भी अंग्रेजी में बात करना है, तो सबसे पहला प्रक्रिया यह है। और उसको अगर शुरुआत करना चाहेंगे तो क्वेश्चन क्रिएट करके रोज प्रश्न क्रिएट कीजिए और एक एक टॉपिक को डील कीजिए कि आज हम लोग इस टॉपिक पर डील करने वाले हैं। और वो पहला टॉपिक ग्रामर से ही लीजिए। ग्रामर क्या करेगा, आपके सेंटेंस को सुधारेगा कि चलो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर तैयारी करेंगे, इससे हम सवाल करेंगे, तुमसे इससे ट्रांसलेशन पूछेंगे, इससे वर्ड्स पूछेंगे, इसको अरेंज करने सीखेंगे। तो दोनों जैसे भिरंत मारेंगे तो यहां से एनवायरनमेंट जनरेट हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इसी तरह से आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रामर को कंप्लीट कर लिए, तब उसके बाद नॉर्मल टॉपिक रखेंगे। इंट्रोडक्शन हुआ, कॉलेज लाइफ हुआ, स्कूल लाइफ हुआ, पर्सनल लाइफ हुआ, रूटीन हुआ। इस तरह से अगर टॉपिक वाइज बदलते चले जाएंगे तो अंग्रेजी के लिए आपको टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग टेंस जो कंप्लीट करने वाले हैं, टेंस के बाद तो सब कुछ आएगा। टेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप लटके रहेंगे वहां के वहीं। टेंस के पहले भी मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए और हमको उम्मीद है कि स्ट्रक्चर पार्ट में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, किसी भी तरह का नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बोलने वाले बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल लेते हैं अंग्रेजी, स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, और जो बहुत ऐसे हैं कि स्ट्रक्चर जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो बोल नहीं पाते हैं, वातावरण नहीं है, जो बोल पाते हैं वहां पर वातावरण है, एनवायरनमेंट है। छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, अगर वहां स्कूल में वातावरण क्रिएटेड है, टीचर उसको कोऑपरेट करते हैं, टीचर भी उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन, फोकस ऑन योर स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए उसको हमेशा इंडेफिनिट पे कौन सा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना,
फिर उसके बाद कंटिन्यूस में कौन सा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा पार्ट किस तरह से जनरेट हुआ है उसको दिमाग में रिवॉल्व करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। तो यहां पर अब निगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए आपको बार बार स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह का निगेटिव हैज के बाद नॉट रखेंगे। सब में देखिए हैव हैज लगा हुआ है, हैव हैज यहां पर लगा हुआ है और इसको हम सब जगह नॉट रखे हैं, तो इसको बोलने का जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से देखिए, समझिए, ठीक है ना। और जो भी आपका ये मटेरियल्स है हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहां से पीडीएफ लोड कर लीजिए। स्ट्रक्चर को बार बार कंसंट्रेट होकर के देखिए, देखिए सब जगह हैज के बाद नॉट लगा हुआ है, तो इसको हमको उम्मीद नहीं है कि ये बार बार रिपीट करेंगे तब आप समझेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में भी वही चीज है। अगर इंट्रोगेटिव को हम क्या करते हैं, हैव हैज को बाहर कर लेते हैं तो क्या वाला पैटर्न बन जाता है। और अगर हैज हैव के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं तो क्या नहीं का पैटर्न बन जाता है। क्योंकि 3 तरह से इसको हम सॉल्व करते आए हैं। देखिए यहां पर हैज हैव या हैव हैज के बाद ऑब्जेक्ट रखे उसके बाद नॉट रखे, ये क्या नहीं का पैटर्न बना। और उसी तरह से अगर हम क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब, इसका अगर प्रयोग हम यहां पर करते हैं तो हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले आप उसको पुट कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किए, उसके बाद क्या रखे, हैज हैव रखे, और उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या जो भी आपका पैटर्न बोल रहा है, जो भी एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर बोल रहा है, पैसिव में स्ट्रक्चर बोल रहा है या पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोल रहा है, वहां पर उसको सजा दीजिए। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब यहां से डिटेल्स है, और अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं, पास्ट में भी यही चीज है। यहां पर हैव हैज का झमेला था, वहां तो कुछ नहीं है, सिर्फ हैड लगाना, बाकी स्ट्रक्चर जो करती हो। अगर फ्यूचर को इसको देखना है, फ्यूचर में भी कोई परेशानी नहीं है। जहां पर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं वहां पर सेल विल प्लस हैज का भी झमेला वहां नहीं है। सेल विल बदलेगा और बाद में हैव लगेगा, ध्यान रखना। हैव सिर्फ हैव, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर पहले दोनों टेंसेस में जोड़ा चला, हैज या हैव। यहां पर जोड़ा क्या है, सेल विल का। सेल कहां रखेंगे, विल कहां रखेंगे, आप लोग पहले से जानते हैं। और उसके बाद आपको हैव लगाना है, ना कि हैज का प्रयोग। एक कंडीशन यहां पर आता है, जो अभी मॉडर्न इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस को हटा करके फ्रॉम लगाना है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहां पर, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया, रटने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत है। आप इसको फेयर कीजिए, रखिए, सजाइए कॉपी को, लेकिन कॉपी से ज्यादा भरने से अच्छा है अगर इसको दिमाग में सजाइए, तो दिस वुड बी बेटर फॉर यू, है ना, ये आपके लिए अच्छा होगा। देखते हैं टाइम फैक्टर, हम शॉर्ट में आपको बता ही दिए थे कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित। देखिए फैक्टर, टाइम फैक्टर क्या है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, सुबह से इत्यादि। और टाइम फैक्टर में से का जो प्रयोग आता है उसके लिए हम यहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। सिंस का प्रयोग के लिए हम यहां पर लिखे हैं, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय दिखलाने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और आगे है फिक्स्ड टाइम, जानेंगे कैसे, जैसे समय निश्चित है 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, तो वहां पर सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock। उसी तरह से मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के पहले भी हम आपको सिंस ही लगाना है, क्योंकि नाइट निश्चित है, मॉर्निंग निश्चित है, ठीक है ना। उसके बाद है नेम ऑफ द डेज, दिनों का नाम आ गया, महीनों का नाम आ गया, साल का नाम आ गया, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मार्च, सिंस 2018, 19 एटसेट्रा। सिंस के साथ और प्रयोग करते हैं, किसके किसके साथ, सिंस के का प्रयोग होगा दैट टाइम, सिंस बिगिनिंग, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना। दैट दिस का प्रयोग लगा हुआ है और टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो वो सिंस दैट टाइम। जो बोल रहा है सिंस दैट टाइम से मतलब वो उसी समय आया है, मतलब वो उसी समय का जो बात है वो उसी समय से पढ़ रहा है, उसी समय जो बोलने वाले को पता है उस समय कहां से शुरू हुआ था, वह उसी समय से रो रहा है। हो सकता है कि बोलने वाले को पता है कि कब उसको मार लगी थी, बोलने वाले को पता है फिक्स्ड, है ना। यानी किसी न किसी एक व्यक्ति को पता है उसके बारे में, वो टाइम पता है, वह बचपन से ही तेज है,
मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं, वो बचपन से ही तेज है, तो मुझे पता है कि बचपन उसका कहां से शुरू हुआ था, ठीक है ना। वह शुरू से ही गरीब है, तो बोलने वाले को पता है कि शुरू से कब है, तो इसलिए इसको पीरियड ऑफ टाइम समझने का भूल नहीं करना है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए फॉर का प्रयोग, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। अब पता ही नहीं कैसे है, न आपको पता है न दूसरे को पता है, तो काउंटिंग नंबर रहेगा 2 3 4 5, काउंटिंग नंबर 7 o'clock नहीं, 8 o'clock नहीं, वो काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये रहेगा डिफिनिट नंबर, काउंटिंग नंबर या डिफिनिट नंबर, निश्चित संख्या रहेगा। फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years, है ना, इस तरह का रहेगा। तो आप क्या लगाना है, फॉर का प्रयोग करना है। इंडिफिनिट नंबर, अनिश्चित समय भी, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, स्टार्टिंग कब से था पता है नहीं है। उसी तरह से फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से, फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिनों से, फॉर फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों से या कुछ महीनों से, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, सेम रिपीट हो गया है, फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से। तो यहां पर हमको उम्मीद है कि आपको सिंस फॉर का प्रयोग और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो प्रयोग होता है, आप भली भांति इसको समझ गए। यहां से हमको उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे एक और पॉइंट यहां पर दिया, सिंस फॉर बोथ आर प्रीपोजिशंस, कुछ यहां पर एक तथ्य भी दिया हुआ है, यहां पर केयर करेंगे कि सिंस फॉर क्या है, बोथ आर प्रीपोजिशंस। शुरू में भी बताए कि सिंस फॉर क्या है, प्रीपोजिशंस है, लेकिन इसका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में भी करते हैं, लेकिन कंजक्शंस में इसका अर्थ बदल जाएगा। ध्यान रखेंगे कि एक ही शब्द कई तरीके से प्रयोग में आता है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हैप्पी अलग है, हैप्पीली अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर दोनों का रूप एक ही है, यहां पर रूप बदल नहीं रहा है, लेकिन उसका फॉर्मेट बदल रहा है। अगर हम से के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंस फॉर क्या है, प्रीपोजिशंस है। यहां पर देखिए, यहां से टू शो द टाइम फैक्टर ये दिखा रहा है इन ऑल द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस आएंगे और उसमें से के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्रीपोजिशंस ही रहेगा। लेकिन अगर ये आगे सिंस फॉर लग जाए और सेंटेंस को क्रिएट कर रहा है, आगे फुल सेंटेंसेस आ रहा है, ये कंजक्शंस हो जाएगा और अर्थ फिर बदल जाएगा, ठीक है ना, अर्थ बदल जाएगा। जैसे फॉर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्योंकि के सेंस के लिए, बिकॉज के बदले करते हैं, ठीक है ना। और सिंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जैसे जब से, सिंस, जैसे सिंस देन वगैरह लगाते हैं, है ना। और सिंस का जब से के सेंस में लगाते हैं, तो वहां से तुरंत आपका एक वाक्य कनेक्ट होकर जाता है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म का इंट्रोडक्शन समझ में आया, ठीक है। अब यहां से आपको हम टास्क दे रहे हैं। टास्क क्या है कि यहां जो जितने भी वाक्य हैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। जो यहां से आपका इंग्लिश सेंटेंसेस क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हिंदी क्या है आपको लगाना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो पढ़ते आए हैं ट्रांसलेशन सीखे, हिंदी लिखता है इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश कन्वर्ट करता है। हम यहां पर उल्टा आपको करता है, आप इसको पढ़िए, उसका हिंदी बनाइए। तो आपको थोड़ा सा ब्रेन पर जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वही जोर लगाना ही आपको अंग्रेजी की ओर धकेलेगा और आप ऑटोमेटिक यहां से सीखते चले जाएंगे। उसी तरह से यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, have we not been learning English for 3 months, have they not been living in this village for several years, it has been raining since morning, why have you not been reading attentively for few days, since when have you been learning English। एक पार्ट हुआ, इसी तरह से दूसरा पार्ट है, आप इसको रोक करके पीडीएफ से डाउनलोड करके इसका अनुवाद आप करेंगे, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन से इसको लीजिए सारे को, यहां से देखिए आपको 3 पार्ट में, फिर हम धीरे धीरे इसको यहां से एक बार रोकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका अनुवाद घर में बनाइए
और कहीं से भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए, ठीक है। या अगर हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं वहां पर भी आप स्पेशली भेज सकते हैं, या कोई सलाह देना चाहते हैं, ट्रांसलेशन चेक कराना चाहते हैं या कुछ भी, तो आपको यहां से कमेंट वगैरह में आपको सीरियसली यहां से यूज करना पड़ेगा। तो यहां तक का टास्क है, यहां तक आपको हिंदी कन्वर्ट करना है।